नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कलाम एकेडमी सीकर के डिजिटल स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, हम सेल से संबंधित चर्चा कर रहे थे। उस सेल के अंदर जो घटक होते हैं अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, उसमें हमने सेल के तीनों पार्ट्स अलग अलग क्लासीफाई कर लिए थे। उसी कड़ी में आज अपन चर्चा करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिका अंगकों से संबंधित। इस सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके मेन फंक्शंस क्या हैं, उससे संबंधित अपन चर्चा करेंगे। तो पहला है ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतः प्रद्रव्यी जालिका। अंतः प्रद्रव्यी जालिका। देखिए, ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है अंतः प्रद्रव्यी जालिका है। इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले थे, इसके जो खोजकर्ता माने जाते हैं वो खोजकर्ता माने जाते हैं कीथ पोर्टर। खोज कीथ पोर्टर के द्वारा की गई थी। कीथ पोर्टर ने इसके बारे में बताया था। और ER जो होती है वो सिंगल मेम्ब्रेनस होती है। सिंगल मेम्ब्रेनस, एकल इकाई झिल्ली। एकल इकाई झिल्ली से ढका हुआ कोशिका अंगक है। झिल्ली से आवतरित रहता है, ढका हुआ रहता है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी सी संरचनाएं होती हैं। उन छोटी छोटी संरचनाओं के चारों ओर एकल इकाई झिल्ली पाई जाती है। ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उन प्रोकैरियोट्स के अंदर तथा हमारी जो RBCs होती हैं उन RBCs के अंदर एब्सेंट होती है। ये ना तो प्रोकैरियोट्स के अंदर पाई जाती है, ना मैमल्स की RBC रेड ब्लड कार्पसेल्स होती हैं उनके अंदर ये नहीं पाई जाती। ER का निर्माण 3 चीज़ों से मिलकर के होता है। एक होता है सिस्टर्नी से। एक सिस्टर्नी नाम की संरचना होती है, एक वेसिकल्स होती हैं और एक ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं होती हैं। ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं होती हैं। पुटिकाएं होती हैं या कोपिका और एक सिस्टर्नी। ये इसका निर्माण करने में 3 संरचनाएं भाग लेती हैं। तीनों के अंदर बेसिक डिफरेंस ये रहता है कि ये जो सिस्टर्नी होती हैं ये अशाखित नली होती हैं। यानी होती तो ये ऐसी नली समान ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही हैं, नली के जैसी संरचनाएं होती हैं, लेकिन इनके अंदर ब्रांच नहीं होती। ये लंबी होती हैं, पतली होती हैं तथा अनब्रांच्ड होती हैं, अशाखित होती हैं। जबकि जो वेसिकल्स होती हैं ये फूली हुई संरचना के रूप में पाई जाती हैं। तो फूली हुई संरचना के रूप में जो पाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं वेसिकल्स। तो ये फूली हुई संरचना के रूप में पाई जाती हैं। जबकि जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो ट्यूब्यूल्स एक ब्रांच संरचना होती है। इनके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सी शाखाएं होती हैं। बहुत सारी छोटी छोटी सी शाखाएं जब बट जाती है आपस में, तब इन लंबी शाखित संरचनाओं को ही ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। तो ER के निर्माण में 3 संरचनाएं भाग लेती हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी क्या है? लंबी, पतली और अशाखित अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती हैं। वेसिकल्स फूली हुई संरचना के रूप में पाई जाती है। जबकि नलिका जो होती हैं, ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये ब्रांच संरचनाएं होती हैं। इन तीनों से ही मिलकर के ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। ER के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है ER जिसे
चिकनी ईआर कहते हैं, चिकनी ईआर। जो चिकनी ईआर होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ तब बोलते हैं जब उसके ईआर पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। इनके ऊपर राइबोसोम्स जो होते हैं वो राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, तब उसे बोलते हैं चिकनी ईआर। और एक दूसरी जो होती है उसे बोलते हैं खुरदरी ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी ईआर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर पर जब राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, दोनों में डिफरेंस इतना सा ही है कि जब राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तब तो बोलते हैं उसे खुरदरी, और राइबोसोम्स नहीं पाए जाते तब उसे बोलते हैं चिकनी। तो चिकनी ईआर और खुरदरी ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो प्रकार की होती हैं। इनमें से जो स्मूथ होती है उस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, और स्मूथ वाली जो होती है इसका काम होता है वसा यानी कि फैट या स्टीरॉयड का निर्माण करना। फैट का निर्माण करती है या स्टीरॉयड का संश्लेषण करती है। तो ये फैट फॉर्मेशन का कार्य करती है। विभिन्न प्रकार की जो फैटी एसिड्स होते हैं या स्टीरॉयड्स होते हैं या वसा होती है, लिपिड होती है, यानी जो चिकने पदार्थ होते हैं उनका निर्माण करती है। तो चिकने चिकने जो पदार्थ होते हैं उनको चिकनी ईआर बनाती है, जबकि जो रफ होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी होती है, उसका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ये क्या बनाएगी? प्रोटीन। ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। तो प्रोटीन का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। दोनों में इतना सा डिफरेंस है कि राइबोसोम होते हैं तो उसे खुरदरी कहते हैं, और राइबोसोम नहीं होते तब उसे चिकनी ईआर कहा जाता है। चिकनी वाली चिकने पदार्थ यानी कि फैट है, लिपिड है, स्टीरॉयड का संश्लेषण करती है, जबकि खुरदरी होती है उसका काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य करती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आरपीएससी के अंदर ये प्रश्न पूछा हुआ भी है, सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछ लिया था। पूछने का तरीका था स्मूथ ईआर का कार्य क्या है। तो स्मूथ वाली स्मूथ होती है, चिकने चिकने पदार्थों का संश्लेषण करती है। आपने देखा कि इसकी खोज के बारे में कीथ पोर्टर के द्वारा बताया गया था। ये जो प्रश्न है ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर पूछा गया है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम पूछा गया कि ईआर के खोजकर्ता किसको माना जाता है, तो कीथ पोर्टर को माना जाता है। ये सिंगल मेम्ब्रेनस इकाई संरचना से ढका हुआ कोशिका अंगक है। प्रोकैरियोट्स के अंदर और हमारे आरबीसी के अंदर ये नहीं पाया जाता। निर्माण में 3 संरचनाएं भाग लेती हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल। 2 प्रकार की होती है, एक स्मूथ जिस पर राइबोसोम नहीं होते और एक रफ जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। इस ईआर का जो एक सिरा होता है वो एक सिरा जुड़ा रहता है न्यूक्लियस से। किससे जुड़ा रहता है? न्यूक्लियस, केंद्रक से जुड़ा रहता है, केंद्रक से जुड़ा रहता है। जबकि जो दूसरा सिरा ये जुड़ा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किससे जुड़ा रहेगा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। यानी कि न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाने वाली संरचना होती है ये। इस अपन देखते हैं कि यदि ये सेल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुई, बीच में होता है न्यूक्लियस, और इसके निर्माण में जो संरचनाएं भाग लेती हैं, मान लेते हैं कि ये जो संरचना है फूली हुई सी संरचना है, ये पहले सिस्टर्नी बना लेते हैं, फिर फूली हुई सी संरचना के रूप में ये अपने वेसिकल्स बना लिया, फिर उसकी ब्रांच स्ट्रक्चर जो होती हैं ये अपने न बना ली। बहुत सारी नलिकाएं हो सकती हैं। तो इन तीनों से मिलकर के किसका निर्माण होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक सिरा किससे जुड़ गया? न्यूक्लियस से, और दूसरा सिरा किससे जुड़ा रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। अब देखते हैं कि इसके कार्य क्या हैं, मेन फंक्शन क्या है। तो कार्य, ईआर के कार्य, देखिए ईआर के जो कार्य होते हैं वो बहुत सारे हैं।
पहला कार्य तो ये है कि ये ER मॉडिफिकेशन की क्षमता रखती है, अपने आप में रूपांतरण करके ये डिफ्रेंशिएट या विभेदित होकर दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स का निर्माण कर सकती है। ER की जो संरचना होती है उसमें गठरी के समान नलिकाएं होती हैं, बंडल समान संरचनाएं होती हैं, इसलिए कोशिका के आकार आकृति को भी बनाए रखती है। तो इसका कार्य हो सकता है ये कोशिका के आकार और आकृति, शेप एंड साइज, आकार और आकृति को बनाए रखना, आकृति को बनाए रखना। तो ये आकार को भी बनाती है, शेप भी बनाती है और साइज भी मेंटेन करने का कार्य करती है। दूसरा इसका कार्य होता है सेल के अंदर प्रोटीन्स का निर्माण करना, प्रोटीन निर्माण करना, फैट वसा का निर्माण करना, ये स्टीरॉयड का निर्माण करना, स्टीरॉयड। तो स्टीरॉयड्स हैं, फैट हैं, प्रोटीन हैं आदि का संश्लेषण करती है। तो इन तीनों का क्या करेगी, ये संश्लेषण करने का कार्य भी करती है। तीसरा कार्य हो सकता है कि ये जो ER है ये डिटॉक्सिफिकेशन, विषहरण का कार्य करती है, विषहरण, डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य भी करती है, डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है जो विषैले पदार्थ होते हैं सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर जब टॉक्सिक एजेंट आ जाते हैं या विभिन्न प्रकार के फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं जो सेल के लिए हार्मफुल होते हैं, उन हार्मफुल पदार्थों को निष्क्रिय करना, उनको इनर्ट करने का काम करती है, निष्क्रिय करने का काम करती है। तो ये सेल के अंदर विषैले पदार्थों को न्यूट्रल कर देती है जिससे साइटोप्लाज्म सुरक्षित बना रहता है। इस क्रिया को बोलते हैं विषहरण या डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करती है। ये दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स का निर्माण भी करती है, दूसरे कोशिका अंगक सेल ऑर्गेनेल्स का निर्माण भी करती है, का निर्माण करती है। जैसे कि ये जो गोल्जी बॉडी है, इस गोल्जी बॉडी का निर्माण भी ER के द्वारा ही होता है। लाइसोसोम्स का निर्माण, लाइसोसोम का निर्माण भी ER के द्वारा होता है। तो ER गोल्जी बॉडी का निर्माण भी कर सकती है और लाइसोसोम्स का निर्माण भी कर सकती है। ये पदार्थों के परिवहन में सहायता करती है, पदार्थों के परिवहन में सहायता करती है, परिवहन में सहायता, यानी ये ट्रांसपोर्टेशन में भी सहायता करती है। तो पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करती है। इसका काम होता है विभिन्न प्रकार के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर की तरफ ट्रांसफ़र करना, पोषक पदार्थ होते हैं उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ ट्रांसफ़र करने का कार्य भी करती है। तो ये इसके मेन फंक्शंस होते हैं। ये एक पहला काम आपने देखा, ये सेल के आकार आकृति को बनाए रखने का काम करती है। ये प्रोटीन्स है या फैट है या स्टीरॉयड है या ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन का निर्माण भी ER के द्वारा किया जाता है। या डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करना, एक सेल दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स का निर्माण करती है, जैसे कि गोल्जी बॉडी होते हैं और लाइसोसोम्स होते हैं, उनका निर्माण भी मॉडिफिकेशन की क्रिया के द्वारा ER से होता है। पदार्थों के परिवहन में भी ये सहायता करती है। तो ये इसके मेन फंक्शन है। अर्थात इसके अंदर एक विभेदन की क्षमता होती है, डिफ्रेंशिएशन या रूपांतरण की क्षमता होती है। ये अधिकांश जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका निर्माण करने में भी सक्षम होता है। अब देखते हैं दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को ही बोलते हैं गोल्जी काय, या इसी को ही बोलते हैं लाइपोकॉन्ड्रिया। इसे लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसी को बोलते हैं डिक्टियोसोम, इसे डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। इसी को बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स,
गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहें, डिक्टियोसोम्स कहें, एक ही नाम है, या इडियोसोम्स भी इसी को कहा जाता है, इडियोसोम्स। इडियोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइपोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सारे इसी के नाम हैं। आपको याद रखना, स्पेशली डिक्टियोसोम्स जो कहते हैं ये प्लांट्स के अंदर कहा जाता है, पादपों में। पादपों के अंदर जो गोल्जी बॉडी होता है वो बिखरा हुआ होता है, उसके अंदर व्यवस्थित नहीं रहता, बिखरे हुए गोल्जी बॉडी को ही डिक्टियोसोम्स कहा जाता है। तो प्लांट्स के अंदर स्पेशली ध्यान दें कि पादपों के अंदर गोल्जी बॉडी को ही डिक्टियोसोम्स का नाम दिया जाता है। इडियोसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऐसे करके इसके बहुत सारे नाम हैं और इसके बारे में खोजकर्ता इसके माने जाते हैं कैमिलो गोल्जी। किसने खोजा था इसे? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले इसे उल्लू के अंदर देखा था। किस में देखा था? उल्लू के अंदर। उल्लू के अंदर तंत्रिकाओं में से सबसे पहले देखा गया था। तो उल्लू के अंदर तंत्रिकाओं में से सबसे पहले देखा गया नर्व के अंदर। नर्व सेल या न्यूरॉन्स के अंदर देखा गया था। और जो गोल्जी बॉडी है, इस गोल्जी बॉडी प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। ये भी प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं पाया जाता, उनके अंदर एब्सेंट होता है। देखिए ईआर भी नहीं पाया जाता, गोल्जी बॉडी भी प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं पाया जाता है। इसके अलावा देखें तो ये जितने भी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के जो नर युग्मक होते हैं उनके अंदर नहीं पाया जाता। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ब्रायो एंड टेरिडो के मेल गैमेट्स में भी एब्सेंट होता है। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट जो होते हैं उनके मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं, उनके अंदर फ्लैजिला पाए जाते हैं जो पानी के अंदर तैरते हुए फीमेल गैमेट्स तक पहुंच जाते हैं, जिन्हें एंथेरोजोइट या पुमड़ू कहा जाता है। तो जो एंथेरोजोइट होते हैं, पुमड़ू होते हैं, उनके अंदर भी ये गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता है। ये हमारी आरबीसी के अंदर भी नहीं पाया जाता। ये जो मैमल्स की आरबीसी होती है उस आरबीसी में भी क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। मैमल्स की आरबीसी में नहीं पाया जाता। ये स्पर्म के अंदर भी एब्सेंट होता है। स्पर्म के अंदर भी क्या रहेगा? ये एब्सेंट। तो स्पर्म में नहीं होता, आरबीसी के अंदर नहीं होता, ब्रायोटेडो के फीमेल गैमेट्स के अंदर नहीं होता और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता। गोल्जी बॉडी जो होता है उसके अंदर ध्रुवीयता पाई जाती है। ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके अंदर ध्रुवीयता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इसमें ध्रुवीयता, पोलैरिटी पाई जाती है। इसमें ध्रुवीयता पाई जाती है, पोलैरिटी पाई जाती है। पोलैरिटी देखिए, पोलैरिटी के का मतलब होता है कि जब किसी भी संरचना के अंदर अग्र पश्च या ऊपर नीचे या राइट लेफ्ट अलग अलग फिक्स हो जाते हैं तब उसमें ध्रुवीयता शब्द यूज किया जाता है। तो ध्रुवीयता एकमात्र कौन से ऑर्गन्स के अंदर पाई जाती है? गोल्जी बॉडी के अंदर पाई जाती है। गोल्जी बॉडी की जो संरचना होती है उसके अंदर भी सिस्टर्नी भाग लेती हैं। सिस्टर्नी के साथ साथ इसमें वेसिकल्स भी पाए जाते हैं। वेसिकल्स के साथ साथ इसमें ट्यूब्यूल्स भी पाई जाती हैं, यानी ब्रांच नलिकाएं भी पाई जाती हैं। लेकिन जो इसकी मेन संरचना होती है वो मेन संरचना होती है सिस्टर्नी। तो गोल्जी बॉडी के निर्माण में मुख्य संरचना कौन होती है? तो मुख्य संरचना सिस्टर्नी होती हैं, बाकी वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स भी इसके अंदर पाई जाती हैं। क्लियर बात? जब इस गोल्जी बॉडी का निर्माण होता है तो गोल्जी बॉडी का निर्माण करने में जो जैसे ऐसे समझ लें कि ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है। इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस वाली जो साइट होती है, ये संरचना,
ये हल्की सी उत्तल होती है, कॉन्वेक्स होती है। कॉन्वेक्स होती है। और ये जो संरचना है ये कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। और जो नीचे की संरचना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड में रहती है वो होती है कॉनकेव। क्या कहते हैं उसको? कॉनकेव कहते हैं। ये अवतल होती है और ये उत्तल होती है। उत्तल और अवतल अलग अलग सरफेस होती हैं। जो संरचना केंद्रक की साइड में रहती है वो कॉनकेव होती है, कॉन्वेक्स होती है, उत्तल होती है। और जो उत्तल होती है उसी को बोलते हैं फॉर्मिंग या सिस। इसी को सिस सरफेस कहा जाता है। इसी को फॉर्मिंग सरफेस भी कहा जाता है। फॉर्मिंग सरफेस। दूसरी जो सरफेस होती है उसे बोलते हैं ट्रांस सरफेस कहते हैं। इसको मैचुरेशन सरफेस या परिपक्वन स्थल भी कहा जाता है। तो सिस कहें, फॉर्मिंग सरफेस कहें, एक ही बात है। तो सिस फेस या फॉर्मिंग, जबकि अवतल सतह जो होती है उससे बोलते हैं ट्रांस या मैचुरेटिंग फेज के नाम से भी जाना जाता है। जो सिस सरफेस होती है उसी को फॉर्मिंग या संरूपण बोलते हैं और इसको पार्तल बोलते हैं हिंदी में, संरूपण। संरूपण तल, और इसको बोलते हैं हिंदी में पार्तल तण। दो संरचनाएं होती हैं। जो संरचना सिस है वो सिस न्यूक्लियस की साइड होती है, ऊपर हल्की सी उभरी हुई होती है। दो सरफेस होती हैं। ऊपर वाली जो न्यूक्लियस की साइड में रहती है वो कॉन्वेक्स रहती है, उत्तल रहती है। जबकि निचली सरफेस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड में रहती है वो कॉनकेव होती है, अवतल होती है। ये सिस है, ये ट्रांस है। इसको बोलते हैं फॉर्मिंग, इसको बोलते हैं मैचुरेशन। फॉर्मिंग जो होती है वो पदार्थों के निर्माण का कार्य करती है, कि यानी कि इसके अंदर मेनली एंजाइम और हार्मोन्स जैसे जो पदार्थ होते हैं उनका संश्लेषण होता है। सबसे ज़्यादा गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये ग्रंथि संरचनाओं से संबंधित होती हैं। जो ग्लैंड्स होती हैं वो ग्लैंड चाहे एक्सोक्राइन हो या एंडोक्राइन हो, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ग्लैंड्स की संरचना में सबसे ज़्यादा कौन सा कोशिका अंग पाया जाता है? तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर पोलैरिटी होती है। इसकी फॉर्मिंग सरफेस है, निर्माणकारी सरफेस है, वो सिर्फ पदार्थों का निर्माण करेगी, जबकि दूसरी मैचुरेशन है वो परिपक्वन करके सीक्रेशन का कार्य करती है। तो एक सरफेस यदि निर्माण करती है तो दूसरी मैचुरेशन या मैचुरिंग करती है या पदार्थों के परिपक्वन का कार्य करती है। ये जो छोटा सा क्वेश्चन है ये संरूपण तल, ये वाला रीट के एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था। रीट लेवल 2 2021 के अंदर ही ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सेल के अंदर कौन सा कोशिका अंगक है जिसके अंदर संरूपण तल और पार्तल तल पाए जाते हैं। तो संरूपण और पार्तल तल होता है वो किस में पाए जाते हैं? गोल्जी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। संरूपण का मतलब ट्रांसिस होता है या उसी को बोलते हैं फॉर्मिंग सरफेस, जो कॉन्वेक्स होती है, जो न्यूक्लियस की तरफ रहती है। दूसरी सरफेस जो होती है वो अवतल होती है, उससे बोलते हैं ट्रांस या मैचुरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसकी संरचना से संबंधित कुछ बातें अपने लिखी। ये जो गोल्जी बॉडी है इसको पदार्थों के परिवहन से संबंधित होने की वजह से इसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि इसके कार्य क्या हैं। तो गोल्जी बॉडी के कार्य, गोल्जी बॉडी के कार्य। पहला जो गोल्जी बॉडी का कार्य है वो है विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनका निर्माण करना। सेल वॉल के कार्बोहाइड्रेट पदार्थों का निर्माण करना।
तो जो सेल वॉल के कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस होते हैं उनका निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट पदार्थों में जैसे कि सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है या पैक्टिन है, ऐसे पदार्थों का निर्माण ये गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। जबकि सेल वॉल के निर्माण में भाग लेने वाले सुबेरिन और क्यूटिन जैसे पदार्थ होते हैं उनका निर्माण स्फीयरोसोम्स करता है। कौन करता है? स्फीयरोसोम। तो जो फैट नेचर के होते हैं उनको स्फीयरोसोम्स बना देता है, जबकि यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट पदार्थ है उनका निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। दूसरा जो कार्य है ये लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। लाइसोसोम का निर्माण करता है। क्या बनाता है ये? लाइसोसोम। हमने ईआर के अंदर देखा था कि जो ईआर है वो गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम दोनों बना देता है, जबकि गोल्जी बॉडी है वो केवल लाइसोसोम का निर्माण ही भी करता है। इसका काम होता है अग्नाशय रस, जो अग्नाशय रस है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज जूस का सीक्रेशन करना। जो पैंक्रियाटिक जूस होता है उसका सीक्रेशन करने का काम करता है। विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं जैसे कि श्लेष्मा है, गोंद है, एंजाइम है, हार्मोन का निर्माण करता है, यानी कि वैक्स है, मोम जिसे कहते हैं, या म्यूकस है, श्लेष्मा है, श्लेष्मा है, हॉर्मोन्स हैं या एंजाइम है, इनका संश्लेषण व सीक्रेशन करता है। संश्लेषण और सीक्रेशन करने का काम भी यही करता है। तो विभिन्न वैक्स से अलग अलग प्लांट्स के अंदर, कुछ पादपों के अंदर विभिन्न प्रकार के वैक्स होते हैं, उनको सीक्रेट करता है, म्यूकस सीक्रेट करता है, हार्मोन सीक्रेट करता है और एंजाइम का सीक्रेशन करने का काम भी यही करता है। इसी का काम होता है जो स्पर्म है, शुक्राणु है, स्पर्म के एक्रोसोम भाग का निर्माण करना। एक्रोसोम भाग का निर्माण करना। तो इस शुक्राणु के अंदर एक्रोसोम भाग होता है, उसका निर्माण करने का काम भी कौन करता है? गोल्जी बॉडी। हम जानते हैं कि ये शुक्राणु है और शुक्राणु के अंदर ये वाला पार्ट, ये जो हेड पार्ट होता है उस हेड पार्ट है, ये नेक पार्ट है, ये टेल पार्ट है। ये जो हेड पार्ट होता है इस हेड पार्ट के अंदर एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम। इस एक्रोसोम भाग का निर्माण कौन करता है? तो ये गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। एक्रोसोम का काम होता है जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो वो एग के चारों ओर के जो आवरण होते हैं जिन्हें एग मेम्ब्रेन कहते हैं, उन एग मेम्ब्रेन को हटाना या एग मेम्ब्रेन को नष्ट करना, ताकि जो स्पर्म है वो ओवम के अंदर आसानी से प्रवेश कर सके। तो शुक्राणु निषेचन की क्रिया के दौरान अंडे की जो मेम्ब्रेन होती है, एग मेम्ब्रेन, अंड झिल्ली होती है, उनको नष्ट करने का काम करता है, क्योंकि एक्रोसोम भाग के अंदर हाई एलुरोनिडेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। और हाई एलुरोनिडेज एंजाइम है उसका काम होता है हाई एलुरोनिक एसिड को न्यूट्रल कर देना, जिसकी वजह से कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा जो एग मेम्ब्रेन होती हैं दोनों अलग अलग हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओपन हो जाती है। तो ये निषेचन की क्रिया में भाग लेता है। निषेचन की क्रिया के समय पहली बार ये अंडे के आवरणों को नष्ट करता है। तो स्पर्म क्या क्या बनाएगा? ये एक्रोसोम भाग का निर्माण करता है। ये जो ओवम है उस ओवम के कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कॉर्टिकल कणिकाओं का निर्माण करता है। कॉर्टिकल कणिकाओं का निर्माण करता है। अंडे का जो केंद्रक होता है उस अंडे के केंद्रक के चारों ओर कॉर्टिकल कणिकाएं पाई जाती हैं। ये कॉर्टिकल कणिकाएं अंडे के न्यूक्लियस को न्यूट्रिशन देती हैं, अंडे के केंद्रक को पोषण देने का काम करती हैं। उस अंडे के केंद्र को पोषण देने वाली जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होती हैं उनका निर्माण भी कौन करेगा? गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। इसी का काम होता है ओवम के अंदर पीतक फॉर्मेशन करवाना, योग का निर्माण करना, योग का निर्माण करना। तो अंडे के अंदर जो योग होता है, पीला पीला पदार्थ होता है, उस पीले पीले पदार्थ के निर्माण का काम भी गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये
ये कि स्पर्म के एक्रोसोम भाग का निर्माण कौन करता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और स्पर्म के एक्रोसोम भाग का निर्माण करता है गोल्जी बॉडी, जबकि इसका काम होता है एक्रोसोम का अंडे के चारों ओर उपस्थित आवरणों को नष्ट करना। और मनुष्य के यानी मैमल्स के एग के चारों ओर पाए जाने वाली जो एग मेम्ब्रेन होती हैं वो कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा होती हैं। दोनों आपस में हाई एलुरोनिक एसिड से चिपकी हुई रहती हैं। हाई एलुरोनिक एसिड को न्यूट्रल करने का काम करता है हाई एलुरोनिडेज एंजाइम, और हाई एलुरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है एक्रोसोम में। और एक्रोसोम भाग शुक्राणु का हेड पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? हेड पार्ट। ये अंडे के जो कॉर्टिकल कणिकाएं हैं, ये कॉर्टिकल कणिकाओं का काम है अंडे के न्यूक्लियस को पोषण देना, अंडे के केंद्रक को पोषण देने का काम करती हैं। और जो केंद्रक है उस केंद्रक फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग लेता है। तो ये अपन ने मेन कान लिखे गोल्जी बॉडी के, ये गोल्जी बॉडी के मेन फंक्शंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, जो लाइसोसोम्स होते हैं उसी को बोलते हैं आत्मघाती थैली। कौन सी थैली कहते हैं इसको? आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग ऑफ सेल, सुसाइड बैग ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसके जो खोजकर्ता माने जाते हैं वो हैं डी डुबे। इसके खोजकर्ता किसको माना जाता है? डी डुबे। डी डुबे ने इन्हें सबसे पहले खोजा था। ये बहुरूपी होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये बहुरूपी होते हैं, बहुरूपी होते हैं, प्लियोमॉर्फिक होते हैं, प्लियोमॉर्फिक होते हैं। इनके चारों ओर भी सिंगल सेल मेम्ब्रेन होती है। कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती हैं? एकल इकाई झिल्ली या सिंगल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ये भी प्रोकैरियोट्स व आरबीसीज के अंदर एब्सेंट होते हैं। आरबीसी में ये भी क्या रहेंगे? एब्सेंट। ये भी प्रोकैरियोट सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं। जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के अंदर लाइसोसोम नहीं होता। लाइसोसोम के जैसा कार्य करता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ये जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। जो लाइसोसोम्स होते हैं इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे रहते हैं। कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जल अपघटनी। देखिए जल अपघटनी एंजाइम वे होते जल अपघटनी एंजाइम वे होते हैं जो कि पानी के द्वारा किसी का अपघटन करते हैं। जो पानी का यूज करके सामने वाले सबस्ट्रेट पर क्रिया करते हैं उन्हें हाइड्रोलेज या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के नाम से जाना जाता है। और जल अपघटनी एंजाइम जो होते हैं ये pH 5 पर कार्य करते हैं। 5 पर कार्य करते हैं। कितने पर काम करेंगे? pH 5 पर। नॉर्मली जो एंजाइम्स होते हैं वो लगभग 6.5 से लेकर 7.5 pH पर कार्य करते हैं, लेकिन लाइसोसोम के ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि ये अम्लीय pH पर कार्य करते हैं। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये काफ़ी खतरनाक होते हैं। अभी तक लगभग 50 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम खोजे जा चुके हैं। 50 प्रकार के, लगभग 50 प्रकार के जल अपघटनी एंजाइम लाइसोसोम्स के अंदर खोजे जा चुके हैं। और इनकी जो प्रकृति होती है वो एसिडिक होती है, अर्थात अम्लीय माध्यम में ही ये पाचन करते हैं। ये pH 5 पर कार्य करते हैं। जैसे कि फास्फेटेज, इनके एग्जाम्पल देखें तो फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज के नाम से पता चल रहा है कि ये फॉस्फेट बंध को तोड़ता होगा। और फॉस्फोडाइएस्टर जो बंध होते हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर बंध न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाए जाते हैं। जब फॉस्फेटेज काम करेगा तो फास्फेट बंध टूटेगा, और फॉस्फेट बंध टूटेगा तो ATP ADP में कन्वर्ट हो जाता है। ऊर्जा मुक्त करवाने का ये काम करते हैं। ऐसे राइबोन्यूक्लियेजेज, राइबोन्यूक्लियेजेज है, नाम से पता चल रहा है कि राइबो जो शुगर होती है, जैसे अपन न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं तो न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक डीऑक्सी राइबो और एक
राइबोज, डीएनए और आरएनए। तो ये जो राइबो न्यूक्लियस है, ये राइबोज जो शुगर होती है, पेंटोज शुगर होती है, उसको तोड़ने का कार्य करेगा। ऐसे ही डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस या कैथेप्सिन, कैथेप्सिन कैथेप्सिन है, डीऑक्सीराइबोज है। यानी कि ये सारे के सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो हाइड्रोलाइटिक नेचर के होते हैं। या अपन ये जो सिंपल पढ़ते हैं, जैसे प्रोटीएज है, कार्बोहाइड्रेजेज है, एस्टेरेज है। तो कार्बोहाइड्रेजेज नाम से पता चल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो बंध होते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध, उनको तोड़ेगा। एस्टर बंध होते हैं, उस एस्टर बंध लिपिड के अंदर, फैट के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे प्रोटीएज नाम से पता चलता है कि ये प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। तो ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि हाइड्रोलाइटिक प्रकृति के होते हैं। फॉस्फेटेज, तो ये सारे एंजाइम कैसे हैं? हाइड्रोलाइटिक। कैथेप्सिन एक नया सा आ गया, और जो कैथेप्सिन है, इस कैथेप्सिन का काम होता है, जो टेडपोल लार्वा होता है, उस टेडपोल लार्वा की पूंछ का अपघटन करता है। टेडपोल लार्वा की पूंछ का अपघटन। टेडपोल हम जानते हैं कि मेंढक का जो लार्वा है उसे टेडपोल कहा जाता है। मेंढक के लार्वा के अंदर पूंछ होती है, जबकि एडल्ट के अंदर पूंछ नहीं होती। उसकी पूंछ का अपघटन जो एंजाइम करता है वो कैथेप्सिन एंजाइम है। कैथेप्सिन एंजाइम जब लार्वा से एडल्ट बनता है तब उसे मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण कहते हैं। कायांतरण की क्रिया को प्रेरित करने का काम करता है थायरोक्सिन। कौन करेगा? थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन का कार्य होता है मेंढक के लार्वा में कायांतरण को प्रेरित करना, लेकिन उस पूंछ का अपघटन करने का काम करेगा वो लाइसोसोम का कैथेप्सिन एंजाइम करता है। और ये जो क्रिया होती है उसे कायांतरण की क्रिया कहा जाता है। तो कैथेप्सिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेडपोल लार्वा की पूंछ का अपघटन करने का कार्य करता है। ये जो लाइसोसोम्स होते हैं, ये लाइसोसोम अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कि एक लाइसोसोम होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, देखिए प्राइमरी लाइसोसोम जो होते हैं, लाइसोसोम वे होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडी से बनते हैं। ये किससे बनेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडी से। तो ER व गोल्जी बॉडी से बनने वाले जो लाइसोसोम होते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्राइमरी। दूसरे जो लाइसोसोम्स होते हैं उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। कौन से लाइसोसोम कहेंगे ना? सेकेंडरी लाइसोसोम। ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स होते हैं, इन सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण विभिन्न प्रकार की फैगोसाइटोसिस क्रिया या पिन्नोसाइटोसिस की क्रिया के दौरान होता है। इन्हें हेटेरोफैगोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। और जो हेटेरोफैगोसोम्स हैं ये पिन्नोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस की क्रिया के दौरान बनते हैं। इन्हीं को बोलते हैं हेटेरोफैगोसोम। ये बनते हैं पिन्नोसाइटोसिस व फैगोसाइटोसिस से बनते हैं। तीसरे जो लाइसोसोम हैं उन्हें बोलते हैं टीलोलाइसोसोम। टीलोलाइसोसोम्स वे होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण करते हैं। ये क्या करेंगे? अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण करते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण करने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? टीलोलाइसोसोम। एक होते हैं ऑटोलाइसोसोम।
ऑटोलाइसोसोम वे होते हैं जो स्वयं के जैसी कोशिकाएं होती हैं उनका फैगोसाइटोसिस की क्रिया के दौरान उनका अपघटन कर देते हैं। यानी कि आपने सुना है कि इनकी इसे आत्मघाती थैली कहते हैं, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन जब फट जाती है तो इसके मेम्ब्रेन के फट जाने की वजह से इसमें से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनेल्स का अपघटन कर देते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो सकती है या न्यूक्लियस हो सकता है या गोल्जी बॉडी है, सभी का अपघटन करने की क्षमता होती है। ये ऐसे लाइसोसोम्स होते हैं जो स्वभक्षण करते हैं, स्वभक्षण करते हैं, यानी जो स्वयं के सेल्स जो होते हैं उन सेल्स का क्या कर देते हैं, ये अपघटन करने का काम करते हैं। जैसे कि ईआर है, ईआर का करेंगे या गोल्जी बॉडी का करेंगे या माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका अपघटन कर सकते हैं, तब उन्हें स्वभक्षण या उन्हीं को बोलते हैं ऑटोलाइसोसोम। तो ऑटोलाइसोसोम स्वयं के कोशिका अंगकों का ही अपघटन करने लग जाते हैं। इसीलिए जब लाइसोसोम्स की थैली फट जाती है तो लाइसोसोम की थैली फट जाने की वजह से विभिन्न प्रकार के जल अपघटनी एंजाइम अपने इधर उधर उपस्थित दूसरे कोशिका अंगकों का भी अपघटन कर देते हैं। और ये जो क्षमता होती है वो जिन लाइसोसोम्स की वजह से क्रिया हो पाती है उन्हें ऑटोलाइसोसोम्स कहा जाता है। तो एक ऑटोलाइसोसोम है, एक टेलोलाइसोसोम। ये अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं सेल के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या बैक्टीरिया है या वायरस सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उनका अपघटन करने का कार्य करते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम जिन्हें हेटेरोफैगोसोम्स भी कहा जाता है। ये हेटेरोफैगोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम होते हैं जो कि फैगोसाइटोसिस या पिन्नोसाइटोसिस की क्रिया के दौरान बनते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम वे होते हैं जो कि ईआर और गोल्जी बॉडी से बनते हैं। तो अलग अलग तरीके के होने की वजह से ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं या बहुरूपी होते हैं। ये अलग अलग क्रियाओं के दौरान अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जो ईआर है, ईआर और गोल्जी बॉडी, तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ईआर का कार्य क्या है। तो ईआर किसका निर्माण कर सकता है, तो ईआर गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम दोनों का कर सकता है, लेकिन लाइसोसोम का निर्माण ईआर भी कर सकता है और गोल्जी बॉडी भी कर सकता है। तो दोनों से ही लाइसोसोम्स का निर्माण हो सकता है। और जो ईआर और गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम बनेगा उसे प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे, और जो विभिन्न प्रकार की पिन्नो या फैगोसाइटोसिस क्रियाओं के दौरान बनेगा उसे सेकेंडरी लाइसोसोम्स नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम के कार्य। लाइसोसोम के कार्य, पहला जो कार्य है इसका है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन या अंतःकोशिकीय पाचन, ये अंतःकोशिकीय पाचन का कार्य करता है। तो अंतःकोशिकीय पाचन की क्रिया में भाग लेता है। दूसरा इसका काम होता है विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, विभिन्न बैक्टीरिया या वायरस या अपशिष्ट पदार्थ का ये भक्षण करता है। तो फैगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा ये विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस आदि का क्या कर सकता है, भक्षण करने की क्षमता भी रखता है। इसी का काम होता है ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन का मतलब होता है बोन निर्माण की क्रिया, अस्थि भवन। ओसिफिकेशन अस्थि भवन के समय बनने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों का सफाया करना, अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करना। तो बोन फॉर्मेशन की क्रिया को ओसिफिकेशन कहते हैं। बोन फॉर्मेशन की क्रिया ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं की वजह से होती है। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं बोन का निर्माण करती हैं, और जब ऑस्टियोब्लास्ट सेल से बोन बनती है तो उस टाइम कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बन जाते हैं। उन सभी अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण करना इस लाइसोसोम का कार्य होता है। इसी का काम होता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया। फर्टिलाइजेशन के समय
के समय बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करता है, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी तो एग के चारों ओर एग मेम्ब्रेन होती हैं, उन एग मेम्ब्रेन को एक्रोसोम नष्ट करता है। जब एग मेम्ब्रेन नीचे टूट करके गिर जाती हैं तो उन अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, तो उन अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण फैगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा लाइसोसोमी करता है। भाई कोई एग है, जैसे एग है, एग को अपन छीलते हैं तो छीलने पर उसका कवच होगा और कवचों को नीचे गिरेगा, वो जो कचरा होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, उससे फैगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा नष्ट कौन कर देता है, तो लाइसोसोम ये काम संभाल लेता है। इसी का काम होता है मेंढक के अंदर, मेंढक के टेडपोल, मेंढक के टेडपोल लार्वा के पूंछ का अपघटन करता है। मेंढक का जो लार्वा होता है उसे टेडपोल कहते हैं, और टेडपोल लार्वा की पूंछ पाई जाती है, उस पूंछ को नष्ट करने का कार्य भी कौन करता है, ये लाइसोसोम, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर कैथेप्सिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। यदि आपसे हार्मोन पूछा जाए तो थायरोक्सिन करना है, एंजाइम पूछा जाए तो कैथेप्सिन करना है, कोशिका अंगक पूछा जाए तो लाइसोसोम करना है, और क्रिया पूछी जाए कि लार्वा से एडल्ट के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, तो मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण की क्रिया कहलाती है। और यदि आपसे पूछा जाए कि समुद्री जल में किस तत्व की कमी की वजह से मेंढक में कायांतरण नहीं होगा, तो आयोडीन की कमी से, क्योंकि आयोडीन की कमी होती है तो कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस की क्रिया भी नहीं हो पाती। तो ये अपन ने मेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम से संबंधित चर्चाएं की। यहाँ से आगे की बातें फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स टू ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।